Hi students, how are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Points। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आपको वीडियोस तो रेगुलर वे में मिल ही रही है और बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लास भी शुरू होने वाली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि आपको एक डिटेल में, अभी तो वीडियोस इधर उधर की जा रही हैं, कुछ ये टॉपिक है कुछ वो टॉपिक है, तो बहुत जल्दी आपको एक रेगुलर वे में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी ताकि आप अपने घर पर आराम से अपने एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर कर सकें। तो वेरी सून, बहुत जल्दी आपकी एक लाइव क्लास शुरू होने वाली है और जिसमें आपको वो कैप के बारे में बताया जाएगा, वर्ड पावर के बारे में, न्यूज़पेपर रीडिंग और प्रैक्टिस रहेगा और पूरी ग्रामर, मतलब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, नरेशन, वॉइस, एवरीथिंग, हर एक चीज़ आपको बहुत डिटेल से समझाया जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं वर्ड पावर के नाम से, और इसमें आपको 10 वर्ड्स दिए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो कंफ्यूज करते हैं क्योंकि उनकी फोनेटिक साउंड अगर बात करें, उनके प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो उनका जो उच्चारण होता है वो बिल्कुल हूबहू एक जैसा निकलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो दे आर डिफरेंट इन स्पेलिंग्स, वो स्पेलिंग्स में डिफरेंट होते हैं और उनका यूसेज भी जो होता है वो अलग अलग होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है आज के। जैसे यहाँ पर एक पेयर में आपको दिया जा रहा है वर्ड्स, जैसे यहाँ पर पहला है अबेट और एक वर्ड है आपका अबेट। आपने देखा अबेट एंड अबेट, तो देयर आर 2 वर्ड्स। यहाँ पर आपके 2 वर्ड्स लगे हुए हैं। पहले का मतलब क्या है अबेट और दूसरा हमारा क्या है अबेट। अब हमें ये समझना होगा कि इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना होगा, मतलब ये जानना होगा कि ये जो वर्ड लिखे हैं ये क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए ये दोनों वर्ड हमारे क्या हैं, वर्ब हैं, बोथ आर वर्ब, दोनों ही हमारे क्या हैं, वर्ब। अगर हम इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अबेट, बस डी जोड़ना पड़ेगा, अबेटेड। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, अबेट, इसमें भी हमें ईटी जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, अबेटेड, और इसकी क्या हो जाएगी, अबेटेड। तो इस तरीके से हम लोग इसके फॉर्म को बना सकते हैं। तो चलिए अब इनके यूसेज के बारे में जानते हैं कि इनका मतलब क्या है, वेयर दे आर यूज्ड, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो लिसन, तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि अबेट का मतलब क्या होता है। द सेकेंड फॉर्म ऑफ इट इज़ अबेटेड। तो अबेट का मतलब होता है टू लिसन। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को मिनिमाइज़ कर देना, जैसे कोई पेन है, दर्द है, दुख है, तो उसको जब हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, घटाते हैं, तो उसी को बोलते हैं अबेट। आप हिंदी में लिखते चलिएगा। तो अबेट का मतलब होता है दुख दर्द को कम कर देना। तो इसके इंग्लिश में क्या मतलब है, टू लेसन, किसी चीज़ को लेस कर देना, मतलब एक तरीके से उसको रिड्यूस कर देना, कम कर देना। और अबेट का मतलब क्या होता है, अबेट जो होता है, जैसे मान लिया जाए किसी को आप अबेट कर रहे हैं, अबेट का मतलब उसको प्रोवोक कर रहे हैं, मतलब किसी बुरे काम के लिए उसको भड़का रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ टू इनकरेज, टू इनकरेज करना। और किस लिए इनकरेज करना, फॉर रॉन्ग डूइंग, मतलब एक गलत काम के लिए, फॉर रॉन्ग डूइंग, किसी गलत काम के लिए उसको क्या करना, अबेट करना। अब चले, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अबेट का मतलब क्या होता है, टू लिसन, मिनिमाइज़ करना, दुख दर्द को कम कर देना। और अबेट का मतलब क्या होता है, किसी को प्रोवोक करना, मतलब उसको भड़का देना, फॉर जस्ट यू कैन से इन ऑर्डर टू कमिट एनी क्राइम, कोई अपराध को करने के लिए। चलिए अब इनका हम लोग यूज़ देख लेते हैं क्योंकि यूज़ भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले का कैसा यूज़ होगा, हिज वर्ड्स, यहाँ पर क्या लिखा है, हिज वर्ड्स अबेटेड, हिज वर्ड्स अबेटेड माई सफरिंग। तो अगर कोई भी वर्ड अगर आपको मिले, अगर आप उसका यूज़ कर लेते हैं तो इस तरीके से वो मेमोरी में कुछ दिनों तक रहता है। मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि उसका इम्प्रेशन जो होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो
कहीं पर भी कोई वर्ड आपको मिले, ट्राई टू यूज़ इट, तो आप उसको यूज़ करना भी सीखें। अब जैसे यहाँ पर लिखा है हिज वर्ड्स, उसके जो शब्द हैं, अबेटेड माई सफरिंग, मतलब उसने मेरे सफरिंग को क्या कर दिया, दुख को अबेटेड कर दिया, मतलब मिनिमाइज़ कर दिया। अब दूसरे वर्ड का हम लोग देखते हैं, जैसे दूसरे में है ही वॉज अक्यूज्ड। आपको पता होगा कि अक्यूज्ड के बाद प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑफ लगता है। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ, और उसके बाद लिखा है अबेटिंग, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ अबेटिंग, अबेटिंग, और उसके बाद क्या लिखा, हिज फ्रेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ, मतलब उस पर आरोप लगा, अबेटिंग हिज फ्रेंड, मतलब अपने दोस्त को अबेट करने का, मतलब उसको प्रोवोक करने का, कोई गलत काम करने के लिए उसको भड़काने का उस पर क्या लगा, आरोप लगा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना होगा, कहीं पर भी कोई प्रीपोजिशन मिले और उसके बाद कोई वर्ब आए तो उसमें आपको क्या लेना होता है, वी हैव टू यूज़ ing फॉर्म, उसमें ing का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। चलिए अब अगली लिस्ट हम लोग लेते हैं। वी हैव टू टेक द नेक्स्ट पेयर, अगला हम लोग पेयर ले लेते हैं। ओके, तो अगला हमारा पेयर क्या है, अबाइट एंड बाइट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या वर्ड है, अबाइट, अबाइट और बाइट। आप अपने रफ में लिखते चलिएगा, अबाइट एंड बाइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स। इन दो वर्ड्स की अब हमें मीनिंग को समझना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो ये दोनों वर्ड हमारे क्या है, वर्ब हैं। ये भी हमारी वर्ब है और ये भी हमारी क्या है, वर्ब। इट मीन्स टू से दिस टू वर्ड्स आर वर्ब, ये दोनों वर्ड्स हमारे क्या हैं, वर्ब हैं। अगर हम इनकी सेकेंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसमें केवल डी जोड़ना है, अबाइडेड और इसमें बाइटेड। कभी कभी अबोर्ड भी लोग बोलते हैं, इट्स ओके, वो भी हमारा सही है, अबाइटेड एंड बाइटेड। इन दिस वे वी कैन से द सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ओनली यू हैव टू यूज़ डी, केवल आपको डी जोड़ना है क्योंकि दोनों में ई मिल रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे अबाइट वर्ड लिखा हुआ है, तो अबाइट का मतलब होता है टू कंटिन्यू, मतलब कोई चीज़ जारी रखना या लिव रहना, या स्टैंड फास्ट। स्टैंड फास्ट का मतलब एक तरीके से दृढ़ बने रहना। तो इसका मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू, जारी रखना, या हम कह सकते हैं स्टैंड फास्ट। स्टैंड फास्ट का मतलब एकदम दृढ़ बने रहना। डोंट मूव, मतलब मूव मत करना। अब इसका यूज़ समझ लेते हैं। अब इसका यूज़ ये हुआ, अब जैसे यहाँ पर लिखा है सिटीजन्स, सिटीजन्स मीन्स नागरिक, और उसके बाद लिखा हुआ शुड अबाइड बाय। यहाँ पर एक फ्रेज़ है अबाइड बाय। तो अबाइड बाय करने का मतलब क्या होता है, टू ओबे, मतलब किसी चीज़ को मानना। तो यहाँ पर क्या बन गया, सिटीजन्स जो नागरिकों को शुड अबाइड बाय, बस इसमें बाय जोड़ दिया गया, थोड़ी सी मीनिंग चेंज हुई है। वैसे अबाइड का मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू, एक तरीके से जारी रहना, और टू स्टैंड फास्ट, स्टैंड फास्ट का मतलब एकदम दृढ़ बने रहना। बट हियर अ लिटिल बिट मीनिंग हैज़ चेंज्ड हियर, यहाँ पर थोड़ी सी मीनिंग चेंज हुई है। सिटीजन्स नागरिकों को शुड अबाइड बाय, शुड अबाइड बाय का मतलब ओबे करना चाहिए, और किस चीज़ का ओबे करना चाहिए, लॉ, कानून का। तो ये काफ़ी अच्छा फ्रेज़ है, इसको याद रखिएगा, अबाइड बाय। तो अबाइड बाय करने का मतलब टू ओबे। अब उसी तरीके से अब हम लोग बाइट को देख लेते हैं। तो देखिए बाइट का मतलब क्या होता है, ये हमें जानना है। तो बाइट का मतलब क्या होता है, टू वेट या टू टॉलरेट, मतलब प्रतीक्षा करना या सहन करना। अगर आप वेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप टॉलरेट कर रहे हैं। जैसे कहीं पर गए आप, आपको खड़ा करा दिया गया कि हाँ आप 1 घंटे बाद आपका नंबर आएगा, तो इसका मतलब यू हैव टू वेट देयर एंड यू हैव टू टॉलरेट द सिचुएशन, आपको वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा और इसको आपको टॉलरेट भी करना पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, टू वेट। वेट करने का मतलब प्रतीक्षा करना या TOLERATE, टॉलरेट। और टॉलरेट का मतलब क्या होता है, सहन करना। दोनों ही वर्ड सही हैं,
बाइट, टू वेट या टॉलरेट। आप हिंदी में लिख लेना। वेट का मतलब प्रतीक्षा करना एंड टॉलरेट करने का मतलब क्या होता है, सहन करना। अब इसका एक यूज़ देखते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पर एक यूज़ लिखा फार्मर्स, फार्मर्स तो जानते होंगे किसान। तो फार्मर्स जो है बाइटेड देयर टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ, फार्मर्स जो किसान हैं बाइटेड देयर टाइम, मतलब उन्होंने अपने टाइम को बाइटेड किया, मतलब एक तरीके से वेट किया या टॉलरेट किया, सहन किया। और कब तक सहन किया, टिल द मानसून अराइव्ड। अब इसका मतलब ये हुआ टिल द मानसून अराइव्ड, मतलब जब तक मानसून नहीं आया। तो इस तरीके से जब आप यूज़ करेंगे ना किसी वर्ड को, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको अलग अलग टेंसेस के बारे में मतलब कितना नॉलेज है, आप उसका यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये सारे वर्ड्स को यू हैव टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन, आपको अपने डेली रूटीन में भी लाना पड़ेगा। क्योंकि सबसे आसान तरीका क्या होता है वर्ड्स को याद करने का, अगर आपने उसका यूज़ कर लिया तो इस तरीके से उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा होता है, वो आपकी मेमोरी में रहता है। और अगर आपने सिंपली केवल पढ़ लिया कि हाँ बाइट का मतलब ये, बाइट का मतलब ये, फिर उसके बाद वो आपके मेमोरी से क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। और जब आप वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उसके फंक्शन के बारे में भी आपको नॉलेज मिलता है, मतलब इस वर्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन लगेगा या नहीं लगेगा, ये किस सिचुएशन में यूज़ होता है, तो ये सब आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाता है। तो चलिए अब आगे हम लोग लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका पेयर है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो क्या है, एब्ज्योर एंड एज्योर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एब्ज्योर। तो चलिए अब इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं। एब्ज्योर एंड एज्योर। तो सबसे पहले हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन समझनी होगी, इसकी फोनेटिक साउंड समझना होगा। एब्ज्योर एंड एज्योर, यहाँ पर डी जो है उसको स्ट्रेस नहीं करना, मतलब इट विल नॉट बी रेड आउट, इसको नहीं पढ़ना है। तो आप क्या बोलेंगे, एब्ज्योर एंड एज्योर। तो एब्ज्योर का मतलब क्या होता है, अच्छा हाँ, ये दोनों ही वर्ड हमारे क्या हैं, वर्ब्स हैं। अगर हम इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो बोथ आर वर्ब। अब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम कैसे पहचाने वर्ब है। तो जब कोई भी वर्ड अगर आप बोलते हैं उसकी एंडिंग जो है अगर वो ना नीने से निकलती है तो समझ जाइएगा दैट इज़ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स एक्शन। वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, एक्शन को इंडिकेट करता है, मतलब काम को इंडिकेट करता है। तो देखिए अगर हम बात करें एब्ज्योर का, तो एब्ज्योर करने का मतलब क्या होता है, टू रिनाउंस। रिनाउंस करने का मतलब किसी को त्याग देना, टू रिनाउंस। तो रिनाउंस करने का मतलब त्यागना, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्ज्योर। एंड सेकेंड थर्ड फॉर्म इज़ एब्ज्योर्ड, आपको केवल डी यूज़ करना होगा। और एज्योर करने का मतलब क्या होता है, एज्योर का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट समवन, मतलब किसी को आप एंट्रीट करते हो, मतलब एक तरीके से उससे आप विनती करते हो। तो टू एंट्रीट करना मतलब विनती करना। एंट्रीट भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, एंट्रीट। एंट्रीट करने का मतलब विनती करना। फिर से आप समझ लेते हैं एब्ज्योर। तो एब्ज्योर करने का मतलब टू रिनाउंस। रिनाउंस करने का मतलब त्याग देना। और एज्योर करने का मतलब टू एंट्रीट। और एंट्रीट करने का मतलब क्या होता है, टू रिक्वेस्ट पोलाइटली। आप किसी से विनती करते हैं, मतलब एक तरीके की प्रार्थना करते हैं। अब चलिए अब इनका हम लोग यूज़ कर लेते हैं ताकि इनके फंक्शन के बारे में हमें अच्छा नॉलेज मिल जाए और ये भी पता चल जाए कि इनके साथ कोई प्रेपोजिशन लगता है या नहीं लगता है। तो पहला सेंटेंस है एब्ज्योर। तो हमें एब्ज्योर का यूज़ करना कैसे है, ही एब्ज्योर्ड। यहाँ पर एक सेंटेंस है पास्ट में, ही एब्ज्योर्ड मतलब उसने एब्ज्योर्ड कर दिया। एब्ज्योर्ड मतलब उसने छोड़ दिया। और क्या छोड़ा, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग छोड़ दिया। अंडर द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजियस टीचर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजियस टीचर। ये हमारा सेंटेंस बन गया।
काफ़ी बड़ा है सेंटेंस। अब देखिए समझिए, ही एब्जॉर्ड, एब्जॉर्ड का मतलब ही गेव अप, उसने त्याग दिया। व्हाट, क्या त्याग गया? गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना। अंडर द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव में आकर, और किसके प्रभाव में आकर? ऑफ द रिलीजियस टीचर, मतलब कोई रिलीजियस टीचर था, उसी के प्रभाव में आकर उसने गैम्बलिंग को, जुए खेलने को त्याग दिया। अब उसके बाद हमें क्या लेना है? एज्योर। तो एज्योर करने का मतलब विनती करना। तो चलिए अब इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक यूज़ है इसका, आई एज्योर्ड, मैंने एज्योर्ड किया माय फ्रेंड, अपने दोस्त से। और किस चीज़ का एज्योर किया? तो चलिए, टू एब्ज्योर गैम्बलिंग। देखिए एक साथ दोनों आ गया। अब इसका मतलब क्या निकला? लिसन, अब इसका मतलब ये हुआ, आई एज्योर्ड मतलब मैंने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, माय फ्रेंड अपने दोस्त से, टू एब्ज्योर कि वो एब्ज्योर कर दे मतलब छोड़ दे। और क्या छोड़ दे? गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना। क्लियर हो गई? ओके, तो इसके आगे हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपका एक पेयर लिया गया है, एब्स्टेन। एब्स्टेन एंड रिफ्रेन, काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, एब्स्टेन एंड रिफ्रेन। अब यहाँ पर देखते हैं एब्स्टेन एंड रिफ्रेन। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, देखिए एब्स्टेन एंड रिफ्रेन, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस टू वर्ड्स, अगर हम ये दो वर्ड्स की बात करें, एब्स्टेन एंड रिफ्रेन, तो इनके साथ हमेशा आप याद रखिएगा कि इन दोनों के साथ आपका प्रेपोजिशन जो है वो क्या चलता है? फ्रॉम। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कहीं पर भी कोई प्रेपोजिशन मिले और उसके बाद कोई वर्ब मिले तो उसमें इंग फॉर्म का यूज़ किया जाता है, मतलब वो आईएनजी एक्सेप्ट करती है। तो चलिए अब इसके मीनिंग जानते हैं हम लोग। एब्स्टेन एंड रिफ्रेन, तो एब्स्टेन का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं एब्सेंट होना। एब्स्टेन मीन्स यू नो एब्सेंट, जैसे आप कहीं से एब्सेंट हो जाएं, तो ये अगर आप दिमाग में रखेंगे, एब्सेंट मीन्स एब्स्टेन। तो अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए जब आप किसी चीज़ को एब्स्टेन करते हैं ना, तो उस चीज़ से आप बचते हैं। जैसे सपोज दैट समबडी इज़ ड्रिंकिंग वाइन, कोई आदमी वाइन को पी रहा तो आप उसको एब्स्टेन करते हैं, मतलब उसको अवॉइड करते हैं। तो एब्स्टेन करने का मतलब ये हुआ टू होल्ड वन सेल्फ बैक फ्रॉम एनीथिंग, मतलब कोई आदमी जब अपने आप को होल्ड बैक करता है, मतलब पीछे खींच लेता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्टेन। तो एब्स्टेन का मतलब ये हुआ टू होल्ड वन सेल्फ बैक, या आप कह सकते हैं इस चीज़ को अवॉइड करना, मतलब बचना, एब्स्टेन करना। और अगर हम इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो एब्स्टेंड, केवल आपको ईडी जोड़ देना होगा तो हमारा क्या बन जाएगा? एब्स्टेंड बन जाएगा। अब इसका यूज़ कर लेते हैं। तो अब इसका यूज़ कैसे होगा? आप कोई भी सेंटेंस अपना भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू फॉलो माय सेंटेंस, कि आपको मेरे ही सेंटेंस को फॉलो करना है। बस आप यूज़ करना सीखें। जब आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ग्रामर, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, सम ऑफ द क्लब मेंबर्स, मान लो कोई क्लब है, उसके कुछ मेंबर्स जो हैं उन्होंने एब्स्टेन किया। एब्स्टेन का मतलब अवॉइड किया, मतलब एक तरीके से वो बचें, एब्स्टेंड किया। और किस चीज़ से एब्स्टेन किया? फ्रॉम वोटिंग, मतलब वोट देने से। तो जब कोई आदमी वोट देने से बचता है तो उसके लिए भी क्या यूज़ किया जाता है? एब्स्टेन। सपोज दैट आपके एरिया में कोई पोलिंग चल रही है, वो ठीक है, अब उसको आप ज्वाइन नहीं करते, मतलब आप वोट को देते नहीं हैं, तो वहाँ पर भी हमें क्या यूज़ करना होता है? एब्स्टेन यूज़ करना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ द क्लब मेंबर्स, कुछ क्लब मेंबर्स जो थे वो एब्स्टेंड किया, उन्होंने एब्स्टेंड का मतलब अवॉइड किया, वो बचें। और किस चीज़ से बचे? फ्रॉम वोटिंग, वोट देने से। अब उसके बाद हमें देखना होगा रिफ्रेन। रिफ्रेन इज़ ऑल्सो अ वर्ब, ये भी हमारी क्या है? एक वर्ब है, रिफ्रेन। और अगर हम सेकेंड थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो रिफ्रेन की सेकेंड थर्ड फॉर्म रिफ्रेंड। ज़्यादातर आपको ऐसी वर्ब मिलती हैं जिसमें डी या ईटी लगाकर आप सेकेंड थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? रिफ्रेन का मतलब ये होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग बैड, मतलब कोई बुरी चीज़ को करने से रुकना, आप रिफ्रेन कर रहे हैं। तो रिफ्रेन का मतलब टू स्टॉप।
डूइंग। समथिंग बैड, मतलब कोई बुरी चीज़ को करने से अपने आप को रोकना। टू स्टॉप, रुकना। डूइंग मतलब करने से। समथिंग बैड मतलब कोई बुरे काम को करने से रुकना। अब इसका हम लोग यूज़ देखते हैं कैसे यूज़ होगा। देखिए, अब इसका यूज़ है इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप। इसका मतलब क्या हुआ? इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब कोई वर्शिप के स्थान पर, मतलब वर्शिप का मतलब जहाँ पर लोग पूजा करते हैं उस स्थान पर वन शुड, वन का मतलब एक इंसान को, शुड रिफ्रेन, शुड रिफ्रेन का मतलब उसको बचना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए, एक तरीके से नहीं करना चाहिए। इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई पूजा के स्थान पर, वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, उसको किस चीज़ से रिफ्रेन करना चाहिए? स्मोकिंग से। तो फिर से एक बार देख ले रहे हैं, बड़ा डेलिकेट डिफरेंस है, बड़ा नाजुक संबंध है दोनों में। एब्सटेन करने का मतलब अपने आप को पीछे खींच लेना, एब्सेंट हो जाना मतलब अनुपस्थित हो जाना, मतलब उस चीज़ को ना करना। और रिफ्रेन करने का मतलब ये होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग बैड, मतलब कोई बुरे काम को करने से बचना। तो क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स हैं। ये अक्सर वर्ड्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जब देखेंगे तो इसी तरीके के वर्ड्स पूछे जाते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक्सीड एंड एक्सीड। यहाँ पर आपका एक पेयर मिला, एक्सीड, और एक क्या है? एक्सीड। ये भी दोनों हमारी वर्ब हैं। और सेकेंड थर्ड फॉर्म आप जान गए होंगे, ओनली यू हैव टू यूज़ ईडी, केवल आपको ईडी जोड़ना होगा, यहाँ पर ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो एक्सीड और एक्सीड का मतलब क्या होता है? तो एक्सीड करने का मतलब क्या होता है? टू एग्री, मतलब एक सहमत हो जाना, या टू गिव एसेंट मतलब अपनी अनुमति दे देना, तो एक्सीड कर लेना। तो एक्सीड करने का मतलब, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके साथ आपको प्रीपोजिशन हमेशा क्या लगाना होगा? टू यूज़ करना होगा, एक्सीड। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू एग्री। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं एग्री, सहमत होना, या टू गिव एसेंट। टू गिव एसेंट करने का मतलब एक तरीके से अनुमति दे देना। एसेंट भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, ASSENT, एसेंट। तो टू एग्री और एसेंट। अब इसका हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए अब इसका एक यूज़ है, द मैनेजर। मान लो कोई कंपनी का या कोई फैक्ट्री का कोई मैनेजर है, द मैनेजर एक्सीडेड। एक्सीडेड का मतलब उसने एक तरीके से एग्री हो गया, मतलब वो तैयार हो गया। एक्सीडेड मतलब वो राजी हो गया। और किस बात के लिए राजी हो गया? टू वर्कर्स डिमांड, मतलब जो वर्करों की डिमांड थी उसके लिए वो क्या हो गया? तैयार हो गया, मतलब उसकी परमिशन उसने दे दिया, या आप कह सकते हैं उस चीज़ के लिए वो क्या हो गया? एग्री हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, द मैनेजर एक्सीडेड, दिस इज द पास्ट टेंस। एक्सीडेड का मतलब वो एग्री हो गया, वो तैयार हो गया। और किसके प्रति तैयार हुआ? टू वर्कर्स डिमांड्स, वर्कर की डिमांड के प्रति। और इसके साथ हमेशा आप याद रखिएगा, वी नीड प्रीपोजिशन टू विथ इट। और इसके साथ हमेशा आपका प्रीपोजिशन क्या चलेगा? टू चलेगा। और ऐसा नहीं कि ये चेंज हो जाएगा, इट इज़ फिक्स्ड। आप ये समझ लीजिए कि ये फिक्स्ड होता है, ये रिमूव नहीं होगा। कोई एग्जामिनेशन में आप बैठे हुए हैं जहाँ पर आपको स्पॉटिंग द एरर आ रहा है, एक्सीड के बाद अगर आपका टू मिस है तो समझ जाइए कि वही प्रॉब्लम है। तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या यूज़ करना होगा? टू यूज़ करना होगा। अब उसके बाद हम लोग लेते हैं एक्सीड। तो एक्सीड का मतलब आप जानते होंगे, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीड बोलते हैं। तो एक्सीड इज़ ऑल्सो अ वर्ब, एक्सीड भी हमारी क्या है? वर्ब है। तो देखते हैं एक्सीड। तो एक्सीड का मतलब क्या होता है? तो एक्सीड का मतलब टू गो बियॉन्ड, मतलब टू बी मोर देन, मतलब एक तरीके से ज़्यादा हो जाना, अधिक हो जाना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू गो बियॉन्ड,
टू गो बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीड। मतलब एक लिमिट होगी, उस लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या बनता है, एक्सीड होता है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, एक इसका यूज़ किया गया है, यो ऐसे शुड नॉट एक्सीड। अब यहाँ पर एक कॉमन एरर की भी थोड़ी सी बात हो जाए, यो ऐसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। अब यहाँ पर चलिए थोड़ी सी एक हम लोग बात कर लेते हैं, स्पॉटिंग द एरर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो कैन यू टेल मी वेयर इज़ द प्रॉब्लम हियर, क्या आप बता सकते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है? तो देखिए, यो ऐसे मतलब आपका जो ऐसे है, जो आप ऐसे लिखते हैं निबंध, शुड नॉट एक्सीड, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब बढ़ना नहीं चाहिए। मोर देन 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स से वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में, और प्रॉब्लम क्या है सेंटेंस में, एक्सीड के बाद मोर देन का यूज़ नहीं करना है। जैसे कहीं पर भी कोई सेंटेंस मिले, एक्सीड मोर देन इतना, मोर देन उतना, तो वहाँ पर वो क्या होता है, दैट इज़ रॉन्ग, वो पूरी तरीके से गलत होगा। तो सेंटेंस आपका सही क्या होगा, यो ऐसे, आपका जो ऐसे है शुड नॉट एक्सीड, वो बढ़ना नहीं चाहिए, और कितना नहीं बढ़ना चाहिए, 200 वर्ड्स, 200 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे हम लोग लेते हैं। काफ़ी अच्छे ये वर्ड्स हैं। अब उसके आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए अगला हम लोग पेयर लेते हैं, अकॉम्प्लिश एंड अकॉम्प्लिश। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ACCOMPLICE, अकॉम्प्लिश। और यहाँ पर क्या लिखा है, अकॉम्प्लिश। तो इसमें से एक क्या है, नाउन है, और एक क्या है, वर्ब है। सबसे पहले हमें मीनिंग को जानना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है अकॉम्प्लिश, इसको आप लोगों ने सुना होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार ये पूछा जा चुका है, अकॉम्प्लिश। तो अकॉम्प्लिश का मतलब ये होता है, यू आर अकॉम्प्लिश, यू आर माई अकॉम्प्लिश। तो अकॉम्प्लिश का मतलब ये होता है कि जैसे कोई क्राइम हुआ, कहीं पर चोरी हुई, तो आपने भी उस चोरी में पार्टिसिपेट किया, तो आप क्या बन जाएंगे, अकॉम्प्लिश बन जाएंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं सह अपराधी। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो सह अपराधी इसको बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं को गिल्टी। अब को गिल्टी का मतलब क्या होता है, जो आपके साथ में अपराध करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लिश। क्लियर हो गई? कहीं पर चोरी हुई, कहीं पर कुछ क्राइम हुआ, तो जो क्राइम करने वाले के साथ में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लिश बोलते हैं। अब इसका यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ कैसे होगा, द थीफ, पैसिव में सेंटेंस लिख रहे हैं, द थीफ वॉज अरेस्टेड, द थीफ वॉज अरेस्टेड। दिस इज जो पैसिव वॉइस, द थीफ वॉज अरेस्टेड मतलब चोर को गिरफ्तार किया गया। और कहाँ से गिरफ्तार किया गया, फ्रॉम द होटल, होटल से गिरफ्तार किया गया। और किसके साथ गिरफ्तार किया गया, अलॉन्ग विथ, इसको हटा दिया जाए, अलॉन्ग विथ का मतलब साथ में। द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार किया गया, फ्रॉम द होटल, होटल से गिरफ्तार किया गया। और along with his accomplice मतलब उसके accomplice के साथ, मतलब उसके साथी अपराधी के साथ। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अब accomplice जो है ये क्या है हमारा, इट इज़ अ नाउन। ये हमारा कैसा वर्ड है, नाउन है, ये वर्ब नहीं है। अगर वर्ब होता तो इसमें ed लगाकर हम लोग सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं, बट इट इज़ अ नाउन। अब उसके बाद हमें देखना होगा accomplish। तो accomplish का मतलब क्या होता है, ये हमारी वर्ब है accomplish। अगर हम सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे इसकी तो कैसे बनेगी, accomplished, ये ऐसे हो जाएगी accomplished। यही चीज़ हमारी थर्ड होगी और यही चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म। आई मीन टू से बोथ, सेकेंड एंड थर्ड इज़ बोथ। अकॉम्प्लिश, तो अकॉम्प्लिश करने का मतलब क्या होता है, कोई अचीव कर लेना। जैसे आपने टारगेट को आपने अचीव कर लिया, तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ही अकॉम्प्लिश्ड हिज टारगेट, उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया।
या ऐसे समझ सकते हैं सक्सीड इन डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को करने में आप सफल हो जाओ, एक तरीके से अचीव कर लो, उस चीज़ को प्राप्त कर लो, कंप्लीट कर लो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लिश। तो अकॉम्प्लिश करने का मतलब कंप्लीट भी लिख सकते हैं, कोई चीज़ पूरा कर लेना, या टू अचीव भी आप कह सकते हैं, किसी चीज़ को आपने अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड अकॉम्प्लिश। अब यहाँ पर इसका एक यूज़ है, ही अकॉम्प्लिश्ड, ही अकॉम्प्लिश्ड, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हिज टारगेट, उसने अपने टारगेट को क्या कर लिया, अकॉम्प्लिश कर लिया, प्राप्त कर लिया। क्लियर? बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है, बहुत ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है, लेकिन ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अकॉम्प्लिश। और दोनों की अगर फोनेटिक साउंड के देखें तो द फोनेटिक साउंड इज सिमिलर, दोनों की आवाज़ जो है लगभग एक जैसी निकल रही है, अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश, बस थोड़ा सा अ लिटिल बिट डिफरेंस, और वो इतना छोटा सा डिफरेंस है कि वो समझ में भी नहीं आता बोलने में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकॉम्प्लिश, और इसको क्या बोलेंगे, अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश, राइट। तो चलिए यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेते हैं एडवर्स और अवर्स। अब दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। बोथ आर एडजेक्टिव, दोनों वर्ड्स हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है, एडवर्ड से ही बना हुआ है, एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कोई मुसीबत, परेशानी, तो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्सिटी, उसको क्या नाम दिया जाता है, एडवर्सिटी। और एडवर्सिटी क्या है, दैट इज़ अ नाउन। किसी भी वर्ड के एंड में टी वाई अगर आपको मिले तो डेफिनेटली दैट इज़ अ नाउन, वो क्या बनता है, हमारा नाउन बनता है। तो यहाँ पर एडवर्स एंड अवर्स बोथ आर एडजेक्टिव, दोनों हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एडवर्स। तो एडवर्स होता क्या है, एडवर्स सर्कमस्टांसेस, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही एडवर्स सर्कमस्टांसेस है, मतलब बहुत ही अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब दैट डजेंट फेवर यू, जो आपका पक्ष नहीं लेती, आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो एडवर्स का अगर हम बात करें तो एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल, कोई चीज़ हानिकारक होगी, या आप ये भी कह सकते हैं अनफेवरेबल, जो आपका फेवर नहीं करेगी, अनफेवरेबल, तो उसको बोला जाता है एडवर्स। अब इसका आप यूज़ समझ लीजिए, जब तक आप यूज़ नहीं समझते हैं तब तक वो और अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो एडवर्स का यूज़ कैसे करेंगे, ही डिड नॉट लूज़, चलिए आई ले लेते हैं, आई डिड नॉट लूज़ हार्ट। अब लूज़ हार्ट करने का मतलब डिसअपॉइंट होना, निराश होना। आई डिड नॉट लूज़ हार्ट मतलब कहने का मतलब ये हुआ मैं निराश नहीं हुआ। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब सामने, एडवर्स सर्कमस्टांसेस, एडवर्स सर्कमस्टांसेस। अब इसका टोटल मतलब क्या हुआ, आई डिड नॉट लूज हार्ट मतलब मैंने अपने दिल को नहीं खोया, इट मीन्स टू से आई डिड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, इसका कहने का मतलब ये हुआ मैं निराश नहीं हुआ। इन द फेस ऑफ का मतलब सामने, और किसके सामने, एडवर्स सर्कमस्टांसेस मतलब बहुत ही एक तरीके से जटिल या हानिकारक समस्याओं के सामने, परिस्थितियों के सामने मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ, मतलब मैं निराश नहीं हुआ। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आवर्स। तो आवर्स करने का मतलब क्या होता है, आप एवर्स हो। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा एडजेक्टिव है, और आवर्स के साथ हमेशा आपको प्रीपोजिशन क्या मिलेगा, टू मिलेगा। तो आवर्स करने का मतलब एक तरीके से एंटागोनिस्ट होना या अनविलिंग होना, अनिच्छुक होना, आप किसी चीज़ को नहीं करना चाह रहे हैं तो यू आर आवर्स, तो आप क्या हैं, आवर्स हैं। तो आवर्स करने का मतलब अनविलिंग, अनिच्छा होना, अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब यू आर नॉट विलिंग, आप इच्छुक नहीं हो, या आप कह सकते हो अपोज्ड, आप अपोज टू हो मतलब उस चीज़ का आप क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। अब इसका एक यूज़ देख लेते हैं, माई ब्रदर
इज़ आवर्स, और आवर्स के साथ प्रीपोजिशन क्या मिलेगा? टू। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा? माय ब्रदर इज़ आवर्स टू हैविंग डिनर विथ देम। यहाँ पर ये आपका एक सेंटेंस बना। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें क्या है? माय ब्रदर मतलब मेरा भाई जो है इज़ आवर्स, आवर्स का मतलब ही डजेंट लाइक, मतलब वो पसंद नहीं करता या अनिच्छुक है टू हैविंग। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि अरे टू लगा है तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बिकॉज टू इज़ द साइन ऑफ इन्फिनिटिव। टू जो होता है वो इन्फिनिटिव का साइन होता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो सही बात है कि कहीं पर टू आता है तो डेफिनेटली आफ्टर दैट वी नीड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर टू किसका काम कर रहा है? इट इज़ अ प्रीपोजिशन, ये हमारा एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जैसे आप जानते हैं कोई वर्ब आती है तो उसमें इंग फॉर्म इज़ मस्ट, आईएनजी जरूर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो टू है इट इज़ नॉट द साइन ऑफ इन्फिनिटिव टू, ये इन्फिनिटिव टू का साइन नहीं है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। इसी वजह से टू के बाद क्या लगाया गया है? इंग फॉर्म हैविंग। बहुत ही अच्छी जानकारी है ये। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू टेक द नेक्स्ट पेयर। अगला पेयर हम लोग लेते हैं। तो अगला पेयर आपका क्या है? एफ्लुएंस एंड इफ्लुएंस। तो यहाँ पर क्या है? एफ्लुएंस। तो एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है और एफ्लुएंस, अब दोनों का मतलब देखते हैं। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस इज़ अ नाउन, कहीं पर सी ई मिलता है तो दैट इज़ नाउन। और एफ्लुएंट, एफ्लुएंट आप लोगों ने सुना होगा, एफ्लुएंट, एफ्लुएंस। तो एफ्लुएंस क्या है? इट इज़ अ नाउन, और ये भी हमारा क्या है? नाउन है। अब ये सारी जानकारी आपका माइंड, जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप होता जाएगा, जैसे जैसे आपको नॉलेज मिलता जाएगा, वैसे वैसे आप भी ये जानने लगेंगे कि ये वर्ड क्या है। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, बस दो ही तीन चीज़ें होती हैं, या तो जो आपका वर्ड आता है या तो वो नाउन होता है, या तो वर्ब होता है, या तो एडजेक्टिव होता है, या तो एडवर्ब होता है। बस इतना ही आपको समझना है। तो एफ्लुएंस एंड इफ्लुएंस। तो एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत प्लेंटी में है, एक तरीके से आप कह सकते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफ्लुएंस है, मतलब उसके पास ये सारी चीज़ें हैं। तो एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपके पास बहुत अधिक मात्रा में है, स्पेशली मनी, प्रॉपर्टी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ्लुएंस। तो एफ्लुएंस का मतलब इन प्लेंटी, इन प्लेंटी का मतलब बहुत अधिक मात्रा में। और क्या चीज़ अधिक मात्रा में? फ्रेंड्स नहीं, किताबें नहीं, स्पेशली मनी एंड प्रॉपर्टी। अगर हम मनी और प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आपके पास ये बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब एफ्लुएंस है। एफ्लुएंस का मतलब बहुत ज़्यादा है। अब इसका एक यूज़ देखते हैं। दे हैव ऑलवेज, दे हैव ऑलवेज, और उसके बाद क्या लिखा? बीन रोलिंग, रोलिंग इन एफ्लुएंस। अब इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये हुआ दे हैव ऑलवेज बीन, मतलब वे लोग हमेशा ही रोलिंग, रोलिंग का मतलब एक तरीके से जैसे लुढ़क रहे हैं इन एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब समृद्धि, हिंदी तो आ गया, समृद्धि में। तो इसका मतलब वे लोग एक तरीके से सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं। और किससे घिरे हुए हैं? प्रॉपर्टी, मनी। नाउ एवरी यू कैन से लग्जरीज ऑफ लाइफ, जो लाइफ की जो लग्जरीज होती है उससे वो लोग क्या हुए हैं? घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इफ्लुएंस, एफ्लुएंस तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए एफ्लुएंस का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ बहती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेस्ट मटेरियल है या पानी है तो वो एफ्लुएंस होता है। तो इसका मतलब प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग आउट, मतलब एक तरीके से बहना,
द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग आउट। कोई चीज़ जब बहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ्लुएंस। जैसे मान लिया जाए बारिश हुई और बारिश होने के बाद जो पानी का बहाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस इट इज़ अ नाउन। अब इसका यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसका यूज़ है, द एफ्लुएंस ऑफ फैक्ट्रीज, मतलब फैक्ट्रियों का जो बहाव होता है, जो चीज़ बहकर निकलती हैं। द एफ्लुएंस ऑफ फैक्ट्रीज हैज़ पॉल्यूटेड, उसने पॉल्यूटेड कर दिया। और किस चीज़ को पॉल्यूटेड किया, रिवर्स, नदियों को। अब यहाँ पर एक जानकारी और, द एफ्लुएंस मतलब जो बहाव है ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों का, हैज़, यहाँ पर हैज़ यूज़ किया गया है। तो हैज़ जो है इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज़। ये हैज़ जो है वो फैक्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग नहीं आया, ये हैज़ किसके अकॉर्डिंग आया है, एफ्लुएंस। मतलब दिस इज़ द मेन सब्जेक्ट। ये वर्ड जो है एफ्लुएंस जो है यही इसका मेन सब्जेक्ट है। कहीं पर भी अगर आपको सिचुएशन ऐसी मिले, नाउन मिले, फिर ऑफ मिले, फिर उसके बाद नाउन मिले, तो वर्ब जो होगी वो पहले नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होती है, बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वो वर्ब नहीं यूज़ होती। इसी वजह से यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, हैज़ यूज़ किया गया है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए आगे लेते हैं हम लोग। एल्यूज़न एंड इल्यूज़न, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एल्यूज़न और इल्यूज़न। तो एल्यूज़न और इल्यूज़न, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। इट इज़ माई इल्यूज़न, ये मेरा इल्यूज़न है। तो एल्यूज़न एंड इल्यूज़न, एक में ए है, एक में आई है। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख लेते हैं। बोथ आर नाउन, दोनों ही वर्ड हमारे क्या हैं, नाउन है। इसकी पहचान बहुत ही आसान है, कहीं पर ओ एन मिल जाए, एडमिशन, फंक्शन, तो ओ एन जब मिलता है तो डेफिनेटली दैट इज़ अ नाउन। वो क्या बनता है, हमारा नाउन बनता है। तो चलिए अब इसकी मीनिंग जान लेते हैं। एल्यूज़न, तो एल्यूज़न का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे हो, घुमा फिरा कर जब रेफरेंस किसी चीज़ का देते हैं, जब उसका हिंदी में क्या बोलते हैं, संदर्भ, या आई डोंट नो प्रॉपर हिंदी, जब उसका इनडायरेक्ट रेफरेंस आप देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एल्यूज़न। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूज़न बोलते हैं। अब रेफरेंस का हिंदी में आप देख लीजिएगा। तो एल्यूज़न का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रेफरेंस, शायद संदर्भ बोलते हैं, आई डोंट नो। तो जब उसका इनडायरेक्ट का मतलब सीधा नहीं, इनडायरेक्ट वे में जब आप बात करते हैं किसी चीज़ की, तो वो क्या होता है, एल्यूज़न होता है। तो चलिए अब इसका यूज़ करते हैं एल्यूज़न का। द स्टोरी, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्टोरी, द स्टोरी वाज फुल ऑफ, द स्टोरी वाज फुल ऑफ, कहने का मतलब द स्टोरी वाज फुल ऑफ, कहानी भरी हुई थी। मिथोलॉजिकल, यहाँ पर एक वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं पौराणिक। देखिए हिंदी सही बोला, मिथोलॉजिकल, पौराणिक। तो द स्टोरी वाज फुल ऑफ, कहानी जो थी वो फुल ऑफ, भरी हुई थी। मिथोलॉजिकल मतलब पौराणिक, और कौन से पौराणिक, एल्यूज़न से। तो एल्यूजन्स का मतलब उसके रेफरेंसेस से, संदर्भ से ये कहानी क्या थी, भरी हुई थी। क्लियर हो गए। मिथोलॉजिकल, पौराणिक मतलब पुरानी, दैट इज़ नॉट ट्रू, जो सही नहीं होती। दैट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, जो एक तरीके से कल्पनाओं पर आधारित होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिथ, मिथोलॉजिकल। तो अब उसके बाद हमें देखना है इल्यूज़न के बारे में देखना है। ये आपका इल्यूज़न है। इल्यूज़न का मतलब एक तरीके से, आदमी नहीं बोलता इट इज़ नॉट रियल, ये वास्तविक नहीं है, इट इज़ इल्यूज़न, मतलब ये एक भ्रम है आपका, धोखा है। तो इल्यूज़न का मतलब क्या होता है, भ्रम, धोखा, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेप्शन। तो डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, भ्रम, धोखा, दैट इज़ कॉल्ड इल्यूज़न, मतलब दैट इज़ नॉट रियल, मतलब जो चीज़ वास्तविक नहीं होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूज़न, मतलब भ्रम। अब इसका एक यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इसका एक यूज़ है, इज़ लाइफ रियली,
क्या लाइफ वास्तव में एन इल्यूजन मतलब एक भ्रम है? मतलब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये अर्थ निकला, इज लाइफ क्या ज़िंदगी जो है रियली वास्तव में एन इल्यूजन मतलब एक भ्रम है या झूठी बात है, राइट, इल्यूजन। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब लास्ट हम लोग पेयर ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे 10 पेयर्स कंप्लीट हो गए। तो इट मीन्स टू से वी गॉट 20 वर्ड्स, और 20 वर्ड्स इतने पावरफुल वर्ड्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किए रहते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली ये वर्ड्स आपके मेमोरी में आ जाएंगे। चलिए आगे हम लोग लेते हैं लास्ट पेयर वी हैव टू टेक। हमारा लास्ट पेयर क्या है? लेट्स सी। चलिए देखते हैं लास्ट पेयर हमारा क्या है। बाय एनुअल, आप लोगों ने सुना होगा बाय एनुअल एंड बाय एनियल। तो यहाँ पर क्या है? बाय एनुअल। और एक वर्ड क्या है हमारा? बाय एनियल। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। तो बाय एनुअल, तो सबसे पहले ये हमें समझना है, कहीं पर अगर बाई वर्ड मिलता BI तो इसका मतलब टू, हमेशा याद रखिएगा। बाई वर्ड अगर कहीं मिले इट मीन्स टू। ये किस तरफ इशारा करेगा? दो की तरफ इशारा करेगा। तो बाय एनुअल एंड बाय एनियल, हियर इज योर पेयर बाय एनुअल। तो बाय एनुअल का मतलब क्या होता है? ट्वाइस अ ईयर, मतलब जो साल में, ट्वाइस अ ईयर का मतलब जो साल में 2 बार होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाय एनुअल, ट्वाइस अ ईयर। इट मीन्स टू से ट्वाइस का मतलब 2 बार, अ ईयर मतलब एक साल में 2 बार, तो दैट इज कॉल्ड बाय एनुअल। अब इसका यूज़ कैसे करना है? दिस इज अ बायएनुअल मैगजीन। दिस इज़ अ बायएनुअल मैगजीन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज़ अ बायएनुअल मैगजीन मतलब ये ऐसी मैगजीन है जो साल में 2 बार आती है। तो ट्वाइस का मतलब 2 बार, अ ईयर एक साल में 2 बार, दैट इज़ कॉल्ड बायएनुअल मैगजीन। चलिए अब आगे हम लोग लेते हैं। अब उसके बाद हमारा क्या? बायएनियल। लगभग साउंड एक जैसे निकल रही है, बायएनुअल एंड बायएनियल। इसी वजह से स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है। तो अब यहाँ पर हमने लेना है बायएनियल। तो बायएनियल मीन्स क्या होता है? देखिए, बायएनियल का मतलब होता है वंस इन 2 ईयर्स। वंस इन 2 ईयर्स मतलब 2 साल में एक बार। वंस इन 2 ईयर्स, वंस इन 2 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? वंस एक बार, इन 2 ईयर्स मतलब 2 साल में एक बार। और इसका मतलब क्या हुआ? साल में 2 बार। यही सारी चीज़ें कंफ्यूज करती है। तो ये लास्ट वाले वर्ड का यूज़ मैं नहीं बोलूँगा, आप इसका यूज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि आपका यूज़ क्या है। और ये ज़रूरी नहीं कि जो जो सेंटेंस यहाँ पर यूज़ कराया गया उसी सेंटेंस को आपको कॉपी करना, ऐसा नहीं है। यू शुड ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस। आपको अपने खुद के सेंटेंसेस को क्या करना है? ट्राई करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिए गए हैं और बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लास शुरू होने वाली है। तो थैंक्स अ लॉट।